चलिए बच्चों, तो आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंकेक्षण साक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बताने की मेरे को लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों को जब भी अंकेक्षण करना होता है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि अंकेक्षण में जो अंकेक्षण रिपोर्ट हम बनाते हैं, अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें आपको अंकेक्षण राय को शामिल करना है, ये जो अंकेक्षण रिपोर्ट या अंकेक्षण राय हम बनाते हैं, इस अंकेक्षण रिपोर्ट का बिना अंकेक्षण साक्ष्य के, बिना अंकेक्षण साक्ष्य के कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है। बिना अंकेक्षण साक्ष्य के इसका कोई उपयोग नहीं। यानी आपने जो अंकेक्षण रिपोर्ट बनाई, उस अंकेक्षण रिपोर्ट का फायदा तभी है, या वो रिपोर्ट का, उस राय का तभी प्रयोग है जब वो अंकेक्षण साक्ष्यों के साथ में हो। यानी यदि कोई अंकेक्षण राय बिना अंकेक्षण साक्ष्यों के बनाई गई, तो वो अंकेक्षण राय या वो अंकेक्षण रिपोर्ट हमारे लिए किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं रखती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए अंकेक्षण साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि आखिर अंकेक्षण साक्ष्य होते क्या है? बहुत सारे सवाल हैं, और बिना अंकेक्षण साक्ष्य के आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। अंकेक्षण साक्ष्य क्या होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंकेक्षण साक्ष्य जो है, वो अंकेक्षण साक्ष्य के बिना रिपोर्ट क्यों बेकार है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर अंकेक्षण साक्ष्य से क्या होता है, उसके बिना रिपोर्ट क्यों बेकार है, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कैसे किए जाते हैं, अंकेक्षण साक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे अंकेक्षण साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों को इन सब के ऊपर मैं यहां पर लिख के छोड़ देता हूं अन्य। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होगी कि आखिर अंकेक्षण रिपोर्ट बनाने में या अंकेक्षण राय बनाने में इन अंकेक्षण साक्ष्यों का क्या उपयोग है, इन अंकेक्षण साक्ष्यों को कैसे लिया जाना है और इससे क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं अंकेक्षण साक्ष्य के लिए एक आईसीआई के द्वारा कौन कौन से अंकेक्षण मानक निकाले गए हैं। बहुत सारे मानक हैं। अंकेक्षण साक्ष्य के संबंध में आईसीआई द्वारा कई अंकेक्षण मानक जारी किए गए हैं, जैसे ऐसे 500, 505, 510, 530, 550 एवं अन्य 501 भी है बीच में, इसमें 500, 501 में और लिख देता हूं, वो लिखना रह गया शायद, 501। वैसे तो 500 वाली सीरीज में बहुत सारे 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 50, 60, 70, 80, पर मैंने इन्हीं के नाम क्यों लिखे, क्योंकि मुख्य तौर पे आपको इस चैप्टर में इन्हीं की चर्चा करनी। ठीक है, तो ये हम लोगों को पहले ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के दौरान बहुत सारे अंकेक्षण मानक हम लोगों को पढ़ने हैं, जिनमें हम लोग अंकेक्षण साक्ष्यों के बारे में बहुत सारे प्रकार की अलग अलग तरह की चर्चाएं करेंगे। अब लेकिन जो बड़ा सवाल हमारे लिए आता है, वो आता है कि अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब क्या है। तो अंकेक्षण साक्ष्य के लिए जो सबसे पहला अंकेक्षण मानक हमारे पास में है, वो है अंकेक्षण मानक 500। ये एक अंकेक्षक ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाएं डिजाइन एवं क्रियान्वयन करना है जिसमें वह उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करके उन निष्कर्षों पर पहुंच सके जिस पर उसकी राय आधारित हो। अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब क्या है, ये हमारे को समझना पड़ेगा। ये अंकेक्षक ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाएं डिजाइन या क्रियान्वयन करता है जिसमें उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर सके। अब अंकेक्षण साक्ष्य को समझने से पहले ये बात क्लियर कर लेना जरूरी है कि भैया आपको अपने अंकेक्षण के दौरान जब भी अंकेक्षण प्रक्रिया आप बनाएं कि भैया कौन सी अंकेक्षण प्रक्रिया लगानी है, ये वाली या वो वाली, तो कौन सी अंकेक्षण प्रक्रिया आपको लगानी है, ये निर्धारित करते समय ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, कौन सी अंकेक्षण प्रक्रिया आपको लगानी है। तो आप इस तरह की अंकेक्षण प्रक्रिया को डिजाइन करें, इस तरह की अंकेक्षण प्रक्रिया को लगाएं जिनसे आप अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर कर उस राय पर पहुंच सके या उस निष्कर्षों पर पहुंच सके जिनके आधार पर हम अपनी राय बना सके। यानी आज अगर हम लोग अंकेक्षण प्रक्रिया लगा दें कोई ऐसी जिनसे हमें अपनी राय बनाने के लिए अंकेक्षण साक्ष्य ही ना मिले, तो उस अंकेक्षण प्रक्रिया का वैसे भी कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो ये बेहद ही आवश्यक है
कि अंकेक्षक ऐसे 500 ये कहता है, यानी अंकेक्षण मानक 500 ये कहता है कि अंकेक्षक को ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगानी है जिनसे वह उचित एवं पर्याप्त, अब ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि अंकेक्षण साक्ष्य जब तक उचित एवं पर्याप्त ना हो तब तक उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी मान लीजिए अगर आपने अंकेक्षण करने के दौरान साक्ष्य प्राप्त कर भी लिए, परंतु अगर वो अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, वो अंकेक्षण साक्ष्य अगर उचित नहीं है, तो उस अंकेक्षण साक्ष्य का वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता। आई बात समझ? तो ये बेहद ही जरूरी है कि अंकेक्षक जो भी अंकेक्षण साक्ष्य ले वो उचित एवं पर्याप्त हो। अब मैं जरा वापस फिर चलता हूं। आपको इस तरह की अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगानी है, आपको इस तरह की अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगानी है जिनको लगाकर आप पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर सके, जिनके आधार पर वो निष्कर्ष निकाले जा सके जो हमारी राय बनाने के काम में आएंगे। यदि आपके द्वारा कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं लेकिन उन निष्कर्षों के लिए आपके पास उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य नहीं है, उनके लिए आपके पास उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य अगर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर जो है अंकेक्षण में अपनी राय नहीं बना पाएंगे। अतः अंकेक्षक को अंकेक्षण में पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त लेने चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा कि अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब क्या है और ये पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य का क्या मतलब है। पहले हम बात करते हैं अंकेक्षण साक्ष्य का अर्थ। जिन सूचनाओं का प्रयोग अंकेक्षक उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए करता है जिस पर उसकी राय आधारित होगी, तो उन सूचनाओं को अंकेक्षण साक्ष्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अंकेक्षण के दौरान हम लोग इकाई से कितनी तरह की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जब भी हम इकाई का अंकेक्षण करते हैं तो सूचनाएं, वित्तीय सूचनाएं, गैर वित्तीय सूचनाएं, क्योंकि हम वैसे तो सामान्य तौर पे हम लोग जो ज्यादातर सूचनाएं लेते हैं वो वित्तीय सूचनाएं होती या वित्तीय सूचनाएं जो है ना लेते हैं हम लोग, पर कभी कभी हमें वित्तीय सूचनाओं के अलावा अन्य तरह की गैर वित्तीय सूचनाएं भी इकाई के बारे में मालूम चलती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अंकेक्षण के दौरान सिर्फ अंकेक्षक के सामने वित्तीय सूचनाएं ही आती हैं, उसके सामने बहुत सारी वित्तीय गैर वित्तीय दोनों तरह की सूचनाएं आती हैं, दोनों का प्रयोग करके हम लोग अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो जिन वो जो उनमें से जो जो सूचनाएं अंकेक्षक निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग करें, उनमें से जो जो सूचनाओं का प्रयोग अंकेक्षक निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग में लाए, जिन निष्कर्षों पर उसकी राय आधारित होगी, तो उन सूचनाओं को क्या कहा जाएगा, उन सूचनाओं को अंकेक्षण साक्ष्य कहा जाता है। यानी इकाई के अंकेक्षण के दौरान आपको जितनी भी सूचना मिली वो सब अंकेक्षण साक्ष्य नहीं, तो बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं आपको, अगर पीछे से हम लोग चैप्टर 1 से मैं आपको उदाहरण देता हुआ आ रहा हूं, मान लीजिए इकाई के वित्तीय विवरणों में, वित्तीय सूचनाओं में 100 मदें हैं, कुल मिलाकर लाभ हानि और संपत्ति दायित्वों की कुल मिलाकर 100 मदें हैं, और 100 में से आपने सिर्फ 15 ही मदों की जांच करी, क्योंकि आपको सैंपल लेना होता है, हमें नमूना जांच करना होता है। आपने 15 ही सैंपल या 15 ही मदों को सैंपल में लिया, 15 ही मदों को आपने नमूने में शामिल करा। तो उन 15 मदों के संदर्भ में जो भी आपको सूचनाएं मिली, चाहे वो जो भी सूचनाएं आपने ली, चाहे वो क्या नाम है, वित्तीय सूचनाएं हो या गैर वित्तीय सूचनाएं, उन सूचनाओं के अलावा बाकी सूचना के आधार पर तो आप राय भले ही आप पूरे 100 मदों पे बनाओगे, ये मान लिया आपकी बात कि राय जो बनेगी वो पूरी 100 मदों पे बनेगी, लेकिन आपकी जो राय बनेगी वो बनेगी तो उन 15 मदों के आधार पे, और 15 में से भी कई मदें ऐसी होंगी जिनको आपने जांचा होगा, लेकिन आपके पास ऐसी कोई चीज उसमें नहीं होगी। 15 मदों को आपने जांचा होगा, 15 में से कोई चीज आपके पास उसमें से ऐसी नहीं होगी, 2-3 चीजें या 2-3 मदें ऐसी होंगी जिनमें आपको कुछ ऐसा मिला जिसके आधार पे हम ये कहें कि भैया हमारी जो है कि भाई राय बनेगी। तो आपने 15 में से भी मान लीजिए 12 ही मदें ऐसी जिनके साक्ष्यों का प्रयोग करके, 15 में से 12 ही ऐसी मदें हैं जिनको जांचकर आपने पूरे 100 पर राय बनाई। तो अब उन 15 या 12 मदों के लिए जो आपको वित्तीय गैर वित्तीय सूचनाएं मिली, जो भी जिनके ऊपर आप अपनी अंत में वो निष्कर्ष निकाल के राय बनाओगे पूरी के लिए, उसको क्या कहा जाएगा, अंकेक्षण साक्ष्य। देखिए, जिन सूचनाओं का प्रयोग अंकेक्षक उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए करता है जिस पर उसकी राय आधारित होगी, तो उन सूचनाओं को अंकेक्षण साक्ष्य कहा जाता है। इन सूचनाओं में लेखों में शामिल सूचनाएं, वित्तीय सूचनाएं एवं अन्य सूचनाएं दोनों शामिल है। सामान्य तौर पर मैं आपको यह बताऊं तो वित्तीय सूचनाएं तो मुख्य तौर पर है ही, मुझे लगता है ये बात तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वित्तीय सूचनाएं तो है ही, वे तो बेहद महत्वपूर्ण है ही,
पर कभी कभी कुछ अन्य गैर वित्तीय सूचनाएं भी होती है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। अगर मैं वित्तीय सूचनाओं की बात करूं तो सामान्य प्रविष्टियों के रिकॉर्ड, बिल, समझौते, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई हुए हैं, गणनाएं जैसे मूल्यह्रास होता है, जैसे वो होता है क्या नाम है, डूबत ऋण प्रावधान वगैरह होता है। अब इन सब की तो गणना ही करनी पड़ती है ना, आदि आदि। अगर अन्य ये गैर वित्तीय सूचनाओं की बात करूं तो जैसे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स होते हैं अलग अलग। लेनदार और देनदारों से प्राप्त लिखित स्पष्टीकरण, कई बार ऐसा होता है कि इकाई जो है वो अपने जो लेनदार वगैरह होते हैं या देनदार होते हैं उनसे भी विभिन्न तरह की अलग अलग स्पष्टीकरण लेती है। इसको हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। कई बार होता है ना, किसी देनदार का हमारे खातों में जो है बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, या लेनदार का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब उस खाते के बैलेंस को मैच करने के लिए हम लेनदार से स्पष्टीकरण मंगाते हैं। इकाई खुद ही मंगा लेती है, वो भी हमारे लिए दस्तावेजी, हमारे लिए एक वो भी अब कहने को तो वो कोई वित्तीय सूचना नहीं है, कहने को तो वो कोई वित्तीय वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत पड़ती है। आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित कोई दस्तावेज अगर है तो ये सब गैर वित्तीय सूचनाओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी अंकेक्षक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अंकेक्षण साक्ष्य में सिर्फ वित्तीय सूचनाएं नहीं होती, गैर वित्तीय सूचनाएं भी हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी सूचना, चाहे वो वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, ऐसी कोई भी सूचना जिसका प्रयोग अंकेक्षक के द्वारा उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए किया जाता है जिन निष्कर्षों के आधार पे अंकेक्षक अपनी राय बनाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अंकेक्षण साक्ष्य कहा जाता है। एक बात। अब आते हैं अंकेक्षण साक्ष्यों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अंकेक्षण के प्रकार कितने होते हैं साक्ष्यों के। प्रकृति के अनुसार बात करूं तो अंकेक्षण साक्ष्य के तीन मुख्य तौर पर प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रकट यानी विजुअल, एक होता है मौखिक यानी ओरल, और एक लिखित या दस्तावेजी जिसको आप डॉक्यूमेंट्री बोलते हो। यदि मैं बात करूं प्रकट या विजुअल, मतलब वो जो अंकेक्षण साक्ष्य देख के प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए आज इकाई के यहाँ स्टॉक रखा है ना, स्टॉक अगर रखा हुआ है तो ये जो स्टॉक है ये हमारे लिए अपने आप में एक तरीके का जो है प्रकट साक्ष्य है। ये आपने देखा जाके, अब आप जब तक स्टॉक को देखोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई इस इकाई में कितना स्टॉक है, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्टॉक कैसा है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब तक आप नहीं देख लोगे, स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लोगे, तब तक आप नहीं मालूम कर सकते। क्योंकि कहने से हो सकता है स्टॉक के बिल हो सकता है इकाई दिखा रही हो कि भैया देखो परचेस करा, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से देख लूंगा स्टॉक है ही नहीं, मुझे क्या पता, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो सकता है स्टॉक ना हो, लेकिन आप फिर भी ये बोल रहे हो स्टॉक हो। तो ऐसी भी कुछ मदें होती है जिनके लिए अंकेक्षण साक्ष्य हम लोग देखकर, प्रकट है यानी विजुअल, जब तक वो मेरे सामने नहीं होंगे तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि हमारे पास वो मद है या नहीं। तो कुछ मदों के संदर्भ में अंकेक्षण साक्ष्य आपको विजुअल, प्रकट जो है उसके होते हैं, प्रकृति के होते हैं। कुछ में अंकेक्षण साक्ष्य मौखिक प्रकृति के होंगे, जैसे प्रबंधन अथवा कर्मचारियों से पूछताछ करके प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य, ये मौखिक होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है इकाई में, कुछ इस तरह की मदे गैर वित्तीय वित्तीय हो सकती है जिनके बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको इकाई से पूछताछ करनी पड़ती है। अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं तो आज अगर आप इकाई की लेखांकन प्रणाली को समझना चाहते हैं तो पहले आप लेखांकन प्रणाली तो समझनी पड़ेगी, उसके बिना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपके खाते कैसे बनते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप सामान्य प्रविष्टियां कैसे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप काम कैसे करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे जो है मौखिक अंकेक्षण साक्ष्य, अब उस केस में मैं क्या करूंगा, इकाई से पूछूंगा, कर्मचारी से पूछूंगा कि भैया बताओ तुम्हारा जो है लेखांकन प्रणाली कैसी है, तुम्हारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कैसी है। तो वहां पे मौखिक, हाँ आप ये कर सकते हैं कि चूंकि जो प्रकट अंकेक्षण साक्ष्य है यानी विजुअल जो ऑडिट एविडेंसेस हैं वो तो चूंकि हमने स्वयं देखा है तो हम लोग खुद ही लिख सकते हैं कि हाँ मैंने स्वयं जाके निरीक्षण करा। पर जो मौखिक है, जो किसी और से हमें पता चला, अब आपने उसको पेपर पे लिख भी लिया, उदाहरण के तौर पे समझना जरा, अगर आपने उसको पेपर पे लिख भी लिया तो भी क्या, यदि आपने उसको पेपर पे लिख भी लिया, उदाहरण के तौर पे समझना, तो भी क्या होगा उससे भी, क्यों, क्योंकि कल को वो सामने वाला बंदा मना कर दे तो, पलट जाए अपनी बात से तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई मौखिक अंकेक्षण साक्ष्य आपको मिला है तो उस मौखिक अंकेक्षण साक्ष्य को आप पेपर पे लिख लो और सामने वाले से बोलो कि भैया साइन कर दे, कल को तू पलट जाए तो, ये आप कर सकते हो अगर सामने वाला तैयार हो तो। तीसरा जो कि सबसे अच्छे श्रेणी के अंकेक्षण साक्ष्य माने जाते हैं उनको बोलते हैं लिखित या दस्तावेजी अंकेक्षण साक्ष्य। जैसे किसी खर्चे का बिल है,
किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज है, ठीक है ना, रजिस्ट्री का पेपर है या कोई इनवॉइस, ये लिखित दस्तावेज, खर्चों का, माल बेचा तो उसके सेल्स के बिल की कॉपी होती है, कार्बन कॉपी, माल खरीदा तो क्रय के बिल होते हैं, खर्चों के बिल होते हैं, ये सब दस्तावेजी अंकेक्षण साक्ष्य या लिखित अंकेक्षण साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। स्रोत के अनुसार अगर हम बात करें कि स्रोत के अनुसार कौन कौन से अंकेक्षण साक्ष्य होते हैं, तो पहला है आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य, दूसरा है बाह्य अंकेक्षण साक्ष्य। आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य वह साक्ष्य जो कि इकाई के अंदर से प्राप्त होते हैं, उदाहरण के तौर पे विक्रय बिल, माल प्राप्ति रसीद, यानी जो अंकेक्षण साक्ष्य इकाई स्वयं बनाती है। जैसे अगर हमने माल बेचा, माल बेचने का बिल हम बनाएंगे, ठीक है, बिल हमने सामने वाले खरीदार को दे दिया, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी तो अपने पास रखी होगी, अब ये तो मुझे इकाई से मिलेगी ना। माल प्राप्ति की रसीद का मतलब क्या है कि आपने माल गया तो उस माल को, जैसे सामने वाली पार्टी ने आपको माल भेजा, अब आपके पास माल आ गया तो माल की प्राप्ति की रसीद होगी, या मान लीजिए आपने माल बेचा है और सामने वाली पार्टी के पास माल पहुंच गया तो साइन करके वापस भेज देते ना रिसिप्ट, वो इकाई के पास पड़ी होगी, चालान। ये वो अंकेक्षण साक्ष्य हैं जो कि आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, और ये आंतरिक अंकेक्षण। बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य की बात करें तो वह साक्ष्य जो इकाई के बाहर से प्राप्त होते हैं, जैसे क्रय बिल, खर्चों की बिल, ये वो है जो इकाई खुद नहीं बनाती है। इकाई को हमें तो सारे अंकेक्षण साक्ष्य इकाई से मिलते हैं, पर मुद्दा यह है कि बाह्य अंकेक्षण साक्ष्य वो है जो इकाई के स्वयं के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जिनका निर्माण बाहर से हुआ है। जैसे क्रय का बिल है, अब अगर इकाई ने कोई भी सामान खरीदा, कोई संपत्ति खरीदी, कोई स्टॉक खरीदा, तो उसका जो बिल है वो इकाई ने तो बनाया नहीं होगा, वो बिल तो बाहर से बना होगा, यानी जिसने माल बेचा उसने बनाया होगा, तो उस बिल की कॉपी। खर्चों वगैरह के बिल है, तो ये बाह्य अंकेक्षण साक्ष्य कहलाता है। अब अगर मैं एक सामान्य प्रकृति की स्थिति को निर्धारित करता हूं, तो बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य ज्यादा विश्वसनीय है या आंतरिक? लाजमी सी बात है बाहर, क्योंकि बाहर से जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुआ, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, बाहर से जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य बाहर की किसी पक्षकार के द्वारा दिए गए, और वो अंकेक्षण साक्ष्य को बाहरी पक्षकार के द्वारा बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ की जाए ऐसा सामान्य तौर पे नहीं होता। यानी बाहरी पक्षकार उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन क्यों ही करेगा, बाहरी पक्षकार उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन क्यों ही करेगा, मुझे बताओ, उसको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं, ठीक है। लेकिन आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य जो है वो इकाई के द्वारा स्वयं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो एक संभावना है कि शायद वो उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन कर दे, गलत तरह के परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि वो शायद अंकेक्षक को भ्रमित करने के लिए उनमें किसी तरह का कोई ऐसा परिवर्तन कर दे जो परिवर्तन इकाई के की गलत छवि प्रस्तुत करता हो, या इकाई में कोई गड़बड़ है और वो उससे पकड़ में ना आए। तो वैसे तो हम लोग बहुत सोच समझ के अंकेक्षण साक्ष्य की जांच करते हैं, बट देखो, सामान्यतः बाहरी अंकेक्षण ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। अतः अंकेक्षक को अगर संभव हो तो प्राप्त आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य का मिलान बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य से कर लेना चाहिए। यदि आपको कोई आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हो भी जाता है और अगर संभव हो तो बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य से आप उसका एक बार मिलान कर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। अगर हो सकता है तो, अब नहीं हो सकता तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य अगर किसी इकाई का, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अगर किसी इकाई की बड़ी अच्छी है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अगर काफी सुदृढ़ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य भी काफी अच्छे होते हैं या हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बाहरी अंकेक्षण साक्ष्य ही हमेशा अच्छे होंगे। यदि इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी है, इकाई का आंतरिक नियंत्रण का वो अच्छा है, तो हो सकता है कि जो आंतरिक अंकेक्षण साक्ष्य है वो भी विश्वसनीय हो। खैर, हम बस अब उसी की तरफ जा रहे हैं। जैसा हमने आपको ऊपर कहा था कि अंकेक्षण साक्ष्य का मीनिंग आपने पढ़ लिया, उसके प्रकार आपने पढ़ लिए। अब जो बड़ा मुद्दा हमारे पास आता है कि हमने पीछे कहा था कि अंकेक्षक को पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, ऐसा हमने आपसे कहा। अब चूंकि पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कह रहे हो, तो आप पहले समझाओ तो सही पर्याप्त एवं उचित का मतलब क्या है। और दूसरी बात, क्या हमारे पास किसी भी एक मद के लिए बहुत सारे तरह के अंकेक्षण साक्ष्य होते हैं क्या? यदि ऐसा है, एक ही मद के लिए हमारे पास बहुत सारे तरह के अंकेक्षण साक्ष्य होते हैं, तभी तो बात आप कह रहे हो कि आपको जो है पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। अरे भाई, पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब ये कि अगर किसी एक मद के संदर्भ में कई तरह के अंकेक्षण साक्ष्य,
तो मैं उसमें से वो अंकेक्षण साक्ष्य को छांटूं जो अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त भी हो और उचित भी हो। यही आप बोल रहे हो ना। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसी परिस्थिति में जब बहुत सारे अंकेक्षण साक्ष्य हैं तो फिर तो अच्छी बात है। और अगर किसी मत के संदर्भ, पहली बात तो ऐसा होता भी है क्या, क्या एक मत के लिए बहुत सारे अंकेक्षण साक्ष्य होते भी हैं क्या? और दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी मद के लिए एक या दो ही तरह के अंकेक्षण साक्ष्य हैं तो फिर उसमें यह दिमाग लगाने का कि भैया प्राप्त है उचित है नहीं, क्या मतलब रह जाता है? जब है ही वही उपलब्ध तो वही लूंगा ना। तो हम उसी परिस्थिति में क्या करेंगे, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अंकेक्षक को अंकेक्षण में पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए, ये बात तो हम पहले ही कह चुके। अब ये पर्याप्त और उचितता का मतलब क्या है, पर्याप्त और उचितता किसे कहते हैं? अगर मैं पर्याप्तता की बात करूं तो अंकेक्षण साक्ष्य की मात्रा को बताता है, यानी कितने अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए। मैं अगर और डिटेल में लिखूं, अर्थात किसी मद के लिए कितने अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए, यह अंकेक्षक के जोखिम आकलन से प्रभावित होता है। यह अंकेक्षण साक्ष्य की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अब पहली बात तो यह कि पर्याप्तता का मतलब, जैसा हमने आपको कहा कि अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता से मतलब है कि किसी भी मद के संदर्भ में हमें कितने अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए, 2, 3, 1। तो ये कौन, क्या इसकी कोई लिस्ट बना रखी है कि नहीं? नहीं, एक आईसीए के द्वारा ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई है। आईसीए के द्वारा इसी तरह की कोई लिस्ट का निर्माण नहीं किया गया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हो कि किस मद के लिए आपको कितने अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि किस मद के लिए कितने अंकेक्षण साक्ष्य आपको लेने चाहिए। तो फिर ये कैसे निर्धारित होता है? ये पूरी तरीके से इकाई के अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि अब मैं अगर किसी का एक अंकेक्षण कर रहा हूं तो मुझे निर्धारित करना है कि किस मद के लिए मुझे कितने अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने, एक बात। लेकिन अब सवाल ये है कि मेरा जो पेशेवर निर्णय है, मेरा जो निर्धारण करने का तरीका है कि भैया इस मद के लिए मुझे इतने अंकेक्षण साक्ष्य लेने, ये भी किसी ना किसी बात में तो निर्भर करता होगा। माना अंकेक्षक अपना पेशेवर निर्णय लेगा, लेकिन उसका भी कोई आधार तो होता होगा। हाँ, तो आधार है। उसका आधार क्या है? उसका आधार दो बड़ी चीजें हैं। एक तो आपने जो जोखिम आकलन करा, पीछे अगर आपको याद हो तो हमने जोखिम आकलन प्रक्रिया पढ़ी थी। तो जोखिम आकलन प्रक्रिया लगाकर जो आपने जोखिम का आकलन करा, वो जोखिम कितना आ रहा है, ये एक मुद्दा है बड़ा, कि जोखिम कितना आ रहा है। जितना जोखिम होगा किसी भी मद में मिथ्या वर्णनों का, जैसा कि हमने जोखिम आकलन करा तो हमें पता चला कि भैया किसी भी मद में जोखिमों का जितना ज्यादा, मिथ्या वर्णन का जितना ज्यादा जोखिम होगा किसी भी मद में, यदि मिथ्या वर्णन का जितना ज्यादा जोखिम होगा, उस मद के लिए हमारी कोशिश होती है उतने ही ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य लेना। और अगर किसी मद में मिथ्या वर्णनों की जोखिम कम है या काफी कम है तो कम अंकेक्षण साक्ष्य लेके भी काम चला सकते हैं। यानी अंकेक्षक स्वयं अपना पेशेवर निर्णय लगाएगा, लेकिन उस पेशेवर निर्णय को लगाने में ये महत्वपूर्ण चीज है कि इकाई की जो जोखिम प्रक्रिया, इकाई में जो जोखिम है वो कितना है। ज्यादा किसी जोखिम है किसी मद में तो ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य, किसी मद में कम जोखिम है तो कम अंकेक्षण साक्ष्य, एक बात। दूसरी बात, अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता, उसकी उचितता, यानी किसी मद के लिए आपने जब पहला अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करा, जौन सा भी आपने प्राप्त करा, उस अंकेक्षण साक्ष्य की उचितता या गुणवत्ता को देखो। क्वांटिटी, दो चीजें होती है, हमने ऊपर बोला था सफिशिएंट, तो हम लोगों के लिए क्या बोला आपने, उसकी उचितता, उसकी क्वालिटी, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट, पर्याप्त एवं उचितता। पर्याप्त बताता है संख्या, उचितता बताता है उसकी गुणवत्ता। किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता, उसको बोलते हैं उचितता। अब जो मैं बोलूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि अंकेक्षण साक्ष्य उचित है, यदि किसी मद के संदर्भ में आपने जो पहला अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करा और वो बेहद उचित है, बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि उससे ही उस मद को आप आसानी से चेक कर। मैं भी आपको उदाहरण से समझाऊंगा तब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अभी उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको, तब आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब मैं लेकिन आपको उचितता समझा दूंगा ना, तब वो एग्जाम्पल। तो किसी भी अंकेक्षण, किसी भी मद के संदर्भ में जो आपने पहला अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करा, वो अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता क्या है, उचितता क्या है।
कई बार ऐसा होता है जब किसी मद की हम जांच कर रहे होते हैं और उस मद के लिए जो हमें पहला अंकेक्षण साक्ष्य मिलता है वही इतना उचित होता है, इतना बढ़िया होता है, इतना गुणवत्ता वाला होता है कि हमें अन्य कोई अंकेक्षण साक्ष्य लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी पहला जो साक्ष्य आपको मिला वही इतना उचित है, वही इतना बढ़िया है कि आपको अन्य कोई अंकेक्षण साक्ष्य लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको एक अंकेक्षण साक्ष्य भी पर्याप्त लगेगा। ठीक है, एक अंकेक्षण साक्ष्य भी आपको पर्याप्त लगेगा। लेकिन अगर आपने पहला जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करा वो उचित नहीं है, उचित नहीं है मतलब वो आपको उतना सही नहीं लगा, तो फिर अभी हमें ये उचित नहीं लगा मतलब मुझे उस साक्ष्य से मैं उस मद की जांच नहीं कर पा रहा हूं, उस साक्ष्य की मदद से मैं मद की जांच नहीं कर पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में वो अंकेक्षण साक्ष्य उचित नहीं है। अब चूंकि वो अंकेक्षण साक्ष्य उचित नहीं है, ठीक है ना, तो फिर मुझे और लेने पड़ेंगे। मैं भी आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तो आपको समझना है पर्याप्तता से मतलब है किसी भी मद के लिए हम कितने अंकेक्षण साक्ष्य लें, किसी भी मद के संदर्भ में हम कितने अंकेक्षण साक्ष्य लें, इसको कहा जाता है पर्याप्तता। और किसी भी मद के संदर्भ में हमें कितने अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हैं ये निर्भर करता है इस बात पर कि अंकेक्षक का पेशेवर निर्णय क्या कहता है। अंकेक्षक अपना पेशेवर निर्णय लगाकर ये जो है निर्धारित करेगा कि किसी मद के लिए हमें कितने अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने। अब अंकेक्षक का जो ये पेशेवर निर्णय है ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो उस इकाई में जो अंक आपने जब जोखिम आकलन किया था तो किसी मद में कितना जोखिम है, यदि किसी मद में मिथ्या वर्णन का जोखिम ज्यादा होगा तो लाजमी सी बात है अंकेक्षक ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य लेगा। किसी मद में अगर मिथ्या वर्णनों का जोखिम कम होगा तो लाजमी सी बात है कि अंकेक्षक कम अंकेक्षण साक्ष्य लेके भी काम चला सकता है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि उस मद के लिए जो आपको पहला अंकेक्षण साक्ष्य मिला उसकी उचितता क्या है। यदि पहला ही अंकेक्षण साक्ष्य आपको मिला और वो बेहद उचित है, बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य ना लेने पड़े। और यदि पहला अंकेक्षण साक्ष्य आपको मिला वो उचित नहीं था तो आपको और अंकेक्षण साक्ष्य लेने पड़ सकते हैं। अब हम चलेंगे उचितता के ऊपर, मतलब गुणवत्ता। एक अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उचितता यही बताता है कि किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता क्या है, कैसा है। फिर गुणवत्ता से क्या मतलब, गुणवत्ता दो बातों से आती है, पहला संबंधता और दूसरा विश्वसनीयता। यानी एक अंकेक्षण साक्ष्य अगर आपने किसी मद के लिए प्राप्त करा, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, थोड़ी सी परेशानी हो, तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात थोड़ी जल्दी और अच्छे समझ में आएगी। कोई अंकेक्षण साक्ष्य में गुणवत्ता है या नहीं, अच्छा है या नहीं, वो दो बातों से निर्धारित होती है। पहला तो एक तो उस अंकेक्षण साक्ष्य का उस मद के साथ संबंध और दूसरा उस अंकेक्षण साक्ष्य की विश्वसनीयता। पहले अगर मैं बात करूं अंकेक्षण साक्ष्य की संबंधता के संदर्भ में, तो जो अंकेक्षण साक्ष्य आपने प्राप्त करा यदि उसका उस मद के साथ में सीधा संबंध है, जो अंकेक्षण साक्ष्य आपने प्राप्त करा उस अंकेक्षण साक्ष्य का अगर उस मद के साथ सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसका मतलब वो अंकेक्षण साक्ष्य संबंधित अंकेक्षण साक्ष्य माना जाएगा। दूसरा होता है विश्वसनीयता, कि क्या वो अंकेक्षण साक्ष्य को हम लोग विश्वसनीय मान सकते हैं क्या। यदि मान लीजिए किसी मद के संदर्भ में जो अंकेक्षण साक्ष्य आपने प्राप्त करा वो संबंधित भी और विश्वसनीय भी, यानी उसका उस मद के साथ सीधा संबंध भी है और उस पर आप भरोसा भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो अंकेक्षण साक्ष्य संबंधित और विश्वसनीय दोनों हो गया। तो इसका मतलब वो अंकेक्षण साक्ष्य आपके लिए जो है उचित है। और अगर अंकेक्षण साक्ष्य आपको उचित है तो आपको उस मद के लिए दूसरा अंकेक्षण साक्ष्य लेने की आवश्यकता ही नहीं। मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से, ऐसे समझ में नहीं है। मान लीजिए कोई बैलेंस शीट में आ रहा है बिल्डिंग 50 करोड़। यदि आज मैं आपसे पूछूं कि बिल्डिंग के लिए, आज मैं आपको बोलूं कि ये फलाना बिल्डिंग मेरी है, आप मेरा अंकेक्षण करने आए और मैं आपको बोलूं ये फलाना बिल्डिंग मेरी है, 5 करोड़ की बिल्डिंग है मेरी, ऐसा मैंने आपको बोला कि 5 करोड़ की मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ध्यान समझना जरा मेरी बात को, ये 5 करोड़ की बिल्डिंग है ऐसा मैंने आपको बोला। अब जो ये बिल्डिंग है, ध्यान देना जरा मेरी बात पर, आप कैसे मानोगे मेरी, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये मेरी बिल्डिंग है।
खाली बैलेंस शीट में लिख देने से मान लेना कि ये मेरी बिल्डिंग है, ये तो कोई तरीका, ऐसा तो कल को आप बैलेंस शीट में लिख दोगे ताजमहल, तो क्या ताजमहल आपका हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो हम अगर बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि भैया ये बैलेंस शीट में बिल्डिंग मेरी, तो आप मेरे से एक अंकेक्षक के तौर पे सवाल तो पूछोगे ना कि सर ये बिल्डिंग आपके, इसका सबूत दो। अब क्या सबूत होता है बिल्डिंग का? लैंड एंड बिल्डिंग का, संपत्ति का, इस तरह की जो अमूर्त इस तरह की जो संपत्ति होती है उसका क्या सबूत होता है? सामान्य तौर पे होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री है ना, आपने सुना होगा रजिस्ट्री के बारे में। रजिस्ट्री रजिस्ट्री सामान्य तौर पे वो दस्तावेज होता है जिसके आधार पे ये पता चलता है कि ये संपत्ति, ये जो है किसको, किसकी है ये रजिस्ट्री। और सबसे बढ़िया बात, क्योंकि रजिस्ट्री ऐसे नहीं बनती है। अब रजिस्ट्री और एक होता है सिंपल स्टैम्प पेपर। अब क्या फर्क होता है दोनों में? क्या किसी संपत्ति को बेचते समय या खरीदते समय रजिस्ट्री कराना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप अगर नियम की बात करते हैं तो नियम के हिसाब से कोई मकान खरीदते समय या कोई भी मकान बेचते समय रजिस्ट्री कराना, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं। आपने नहीं कराई तो क्या होगा? हाँ, बस आपको दिक्कत ये हो सकती है कि कोर्ट वगैरह नहीं माने। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आज मान लीजिए मैंने अपनी संपत्ति जो है दिव्या जी को बेची। अब दिव्या जी को मैंने अपनी एक 3 करोड़ की संपत्ति बेची, तो हम लोग चाहे तो इसको बेचते समय एक सिंपल हमने 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने लिख दिया मैं दिलीप गुप्ता पुत्र श्री निवासी जो है दिव्या जी, दिव्या दिव्या मित्तल पुत्री श्री यहाँ के निवासी से खरीद रहा हूं। जिस संपत्ति का विवरण आ जाएगा कि भैया संपत्ति का ये एड्रेस है, ये इसका जो है वो है, एरिया कितना है, और इसके बदले में मैंने दिव्या जी को उनके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि मैंने इस तारीख को ट्रांसफर करा और ट्रांसफर का नंबर ये है, इस बैंक से दिया या चेक दिया, ऐसे मैंने लिख दिया। और इसको हम जाके किसी नोटेरी से साइन करा लेंगे। नोटेरी पब्लिक जो होता है वकील, उससे नोटेरी साइन कर देगा। क्या ये अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि मैंने दिव्या जी से संपत्ति खरीदी? बिल्कुल सबूत है, क्यों नहीं है? 100% सबूत है। ये अपने आप में एक 100% सबूत है कि आपने दिव्या जी से ये संपत्ति खरीदी और मैं इसका मालिक हूं। लेकिन इसमें कुछ लोचा है। कैसे लोचा है? ये आपने जो स्टैम्प पेपर पे बनाया, क्योंकि फर्जी तो नहीं है, स्टैम्प पेपर पे बनाया तो फर्जी तो नहीं है, तो तय है, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है। दूसरी बात, हमने नोटरी से भी साइन करा, लेकिन नोटरी वालों में क्या चेक करता है? नोटरी ना तो संपत्ति को आगे देखेगा कि भाई वो संपत्ति है भी या नहीं, यानी हमने उसमें किसी भी संपत्ति का नाम लिख दिया, नोटरी आकर ये नहीं देखता कि संपत्ति वाकई में है या नहीं, ये संपत्ति किसी और की तो नहीं है, दिव्या जी ने बेची तो दिव्या की संपत्ति है भी कि नहीं, क्या दिव्या के पास इसके खुद के दस्तावेज है? नोटेरी का काम बस इतना सा है कि वो जो हम एग्रीमेंट लेकर गए 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, उसमें ये पहचान करना कि इसमें जो नाम लिखा है दिव्या मित्तल, ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है यही दिव्या मित्तल, वो पहचानेगा कैसे? वो बोलेगा मैडम आपका आईडी प्रूफ दो, तो आपको आधार और अपना वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देना पड़ेगा। वो उससे चेक करेगा और आप सामने खड़े हो, पहचान करता है कि अच्छा ये पासपोर्ट में जिस लड़की की फोटो है वो आप हो, हाँ आप ही। यहाँ मैच कर लिया उसने, इसमें लिखा हुआ दिव्या मित्तल, ठीक है ये एड्रेस। अब फिर वो उससे चेक करेगा एग्रीमेंट को कि उसमें वही डिटेल लिखी हो जो पासपोर्ट पे लिखे, नाम भी वही हो, एड्रेस भी वही हो। इसका मतलब ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी है साइन करने के लिए, ये वही लड़की है जिसके बारे में डिटेल यहाँ लिखी गई, ऐसी वो मेरे बारे में देखेगा। और जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि इस एग्रीमेंट में जो नाम लिखे गए हैं हम ही वो लोग हैं, यानी कहीं और कोई फर्जी तो नहीं है, तो वो उसको ओके कर देगा। यानी उसने सिर्फ पार्टी की पहचान करी है कि जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन करा है, जिन लोगों ने एग्रीमेंट करा है, वो वही लोग हैं जिन्होंने साइन करा। ऐसा नहीं कि नाम किसी और का लिखा है, साइन कोई और करा। लेकिन उसने ना तो प्रॉपर्टी को देखा, ना वहां जाके देखा, ना उसने ये देखा कि दिव्या इस पार्टी, इस संपत्ति की मालिक है भी या नहीं मुझे बेचने से पहले, क्या मेरे अलावा उन्होंने किसी और को तो नहीं बेच दिया, संपत्ति का मूल्य के कुछ नहीं देखा। अब ये जो एग्रीमेंट है ना भाई साहब, ये कल को अगर मान लीजिए मैंने पैसे दे दिए दिव्या जी को और इन्होंने संपत्ति दे दी, एग्रीमेंट हो गया, यदि कल को हमारे बीच में किसी तरह का वाद विवाद हो गया, तो भाई साहब इस एग्रीमेंट को हम कोर्ट में लेके तो जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसको ज्यादा तवज्जो देता नहीं। कोर्ट कहता है यार इस एग्रीमेंट की क्या, इसकी जो है क्या विश्वसनीयता, ये तो तुम लोगों ने बनाया, सामने बनाया 500 रुपए के स्टैम्प पेपर बनाया, हाँ बनाया तो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। अब नोटरी ने भी चेक करा, नोटरी ने तो ये चेक करा ना कि ये दिव्या जिसने साइन करा वो ये दिलीप गुप्ता ये जिसने साइन करा, लेकिन ना तो संपत्ति के बारे में कोई किसी ने चेक करा, ना कोई क्या है। ठीक है, कोर्ट उसको मान लेगा, लेकिन वो एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट फैसला सुना सके। कोर्ट को फिर और भी सबूत चाहिए। कोर्ट कह रहा है ठीक है इसको भी देख लेंगे, बट ये उतना बड़ा सबूत नहीं है। अब चलते हैं रजिस्ट्री क्या होती है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, मैंने दिव्या जी संपत्ति खरीदी, तो आप, मैं और ये दोनों जाएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट तो वही बनेगा 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो कोई उसके लिए अलग कुछ नहीं, सेम जो भी हमने करा सेम। लेकिन अब हम नोटरी के पास नहीं जाएंगे,
अब उस एग्रीमेंट को लेके जाएंगे हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में, नगर निगम में होता है सामान्य तौर पे, तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार उस एग्रीमेंट को पढ़ेगा, देखेगा, और फिर उसने बहुत सारे काम करने हैं अभी तो। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री करने के पैसे लगते हैं, मालूम है कितने? 6%, यानी अगर ये 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो मालूम है कितनी रजिस्ट्री की फीस लगेगी? 24 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे मुझे, बायर को करने पड़ते 24 लाख, यानी 3 करोड़ में अगर मैं संपत्ति खरीद रहा हूं तो रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे 24 लाख रुपए जमा कराने हैं। समझ रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट है? लेकिन इसका फायदा भी है। अब हम दोनों गए रजिस्टर ऑफिस में एग्रीमेंट बना के, उसमें वही सब लिखा हुआ जो मैंने पीछे बताया। अब उसने पहले दिव्या को बुलाया, अकेले बुलाएगा, जनाब मैं नहीं जाऊंगा साथ में, मैं नहीं जाना चाहिए, क्रय पक्ष के समय विक्रय पक्ष ना हो, विक्रय पक्ष के समय क्रय पक्ष ना हो। तो उसने विक्रय पक्ष को बुलाया कि भी आ जाओ। अकेले से मतलब है कि आप अपने साथ में अपने लोगों को लेके जाओ, लेकिन क्रय पक्ष का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है? वहां से पूछेगा कि मैडम आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो ना, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव तो नहीं है? क्या आपसे आपकी जमीन जबरदस्ती तो अपने नाम नहीं करवाई जा रही, हड़पी तो नहीं जा रही? कोई और बात हो तो बताओ, या आपको किसी के दबाव में बेचनी पड़ रही हो, कोई भाई बंधु का दबाव होता है ना कई बार कि भाई उसकी वजह से, कुछ भी हो तो आप बता दो, हम बैठे अभी तो रोक देंगे। तो सब कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैडम जाओ। अब मुझे बुलाएगा, भैया आप तो किसी दबाव में नहीं खरीद रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती धमकी कि तो कोई आपको नहीं खरीदवा रहा, सब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है जाओ। हम दोनों को घर भेज देगा, एग्रीमेंट अपने पास रख लेगा, उस पर हमारे साइन हो जाएंगे, हम दोनों से पूछ लेगा, उसके बाद हम दोनों के साइन हो जाएंगे, हमारी फोटो वोटो खींचेंगे, वो फोटो उसमें आएगी, आप देखेंगे कभी भी रजिस्ट्री के पेपर, तो उसके पीछे के जो पेजेस होते हैं उस पे खरीदार और बेचने वाले दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, उनकी फोटो होती है, उनका पूरा पता होता है, सब, गवाहों के भी फोटो खिंचती है, हस्ताक्षर होते हैं, सब होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है? एक बात समझना। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिकॉर्ड निकालेगा कि भैया दिव्या मित्तल जी ने संपत्ति बेची, तो इसका मतलब इस संपत्ति की दिव्या जी जो है मालिक नहीं है, तभी तो बेचनी है। रिकॉर्ड निकालेगा भाई साहब, पूरे सारे रिकॉर्ड निकाल देगा, पीछे रजिस्ट्रार के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो देखेगा कि वाकई में दिव्या इसकी मालिक तो नहीं है कि नहीं है। यदि उससे पता चला कि दिव्या तो इसकी मालिक ही नहीं है, तो भाई साहब रोक देगा यहीं पे, मेरे को बुलाएगा, भाई साहब एक सेल नहीं हो सकती, और दिव्या जी जाएंगी जेल में। हाँ, क्योंकि धोखाधड़ी। क्या दिव्या जी ने मेरे को बेचने से पहले ही किसी और को बेच दिया? उसकी भी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड आ रहे होंगे, उसके पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं। कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 24 लाख रुपए लिए हैं, तो वो पूरा चेक करेगा। जब वो इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा कि संपत्ति की वाकई में मालिक दिव्या ही है, दिव्या ही मालिक है संपत्ति की, एक बात। दूसरी बात, मुझको बेचने से पहले दिव्या ने संपत्ति किसी और को नहीं बेची, ठीक है? तो ये फिर उसके बाद वो स्वयं उस संपत्ति पे जाएगा, वहां जाके देख कर आता है कि वो संपत्ति है भी या नहीं। पता चला हमने ऐसी किसी संपत्ति को बेच दिया जो है ही नहीं, वो जाएगा, जांच करेगा, देखेगा। जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा कि भैया इस संपत्ति को बेचने खरीदने में किसी भी तरह का कोई कपट नहीं है, इस संपत्ति को बेचने खरीदने में किसी भी तरह की कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं, तो ही वो इस संपत्ति का जो वो जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा देगा, रजिस्टर्ड, और साइन कर देगा अपने, और अपने रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड अब उनके रिकॉर्ड में चला गया, आज से संपत्ति का मालिक ना। अब कल को अगर भाई साहब मेरे या दिव्या के बीच में किसी तरह का कोई भी वाद विवाद हो गया इस संपत्ति को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गया कोर्ट में, कोर्ट सबसे पहले बोलेगा रजिस्ट्री एक महीना सब है, बस रजिस्ट्री में मेरा नाम लिखा हुआ है ना, तो रजिस्ट्रार को बुलाएगा भाई कंफर्म करने के लिए कि भैया आओ। रजिस्ट्रार अपने सारे दस्तावेज लेके पहुंच जाएगा, बोले यस सर मैंने ही रजिस्ट्री की थी और मैंने सारी चीजें चेक करी और उसके बाद ही मैंने इस पे साइन करा कि भैया ये संपत्ति जो है दिलीप जी ने खरीदी और इसका बकायदा पैसा दिया। कोर्ट एक सेकंड में फैसला सुना देगा कि साहब ये तो संपत्ति है ही दिलीप जी की, खत्म कहानी। ये है रजिस्ट्री का वैल्यू। लगा तो सही 6% का खर्चा, लेकिन आप इसका वैल्यू समझो कितना जबरदस्त है। अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस से अपने मुद्दे पर, हम बात करें तो उचितता पे। यदि आज आप किसी इकाई का अंकेक्षण कर रहे हो और इकाई की बैलेंस शीट में आता है फलाना संपत्ति, इकाई की बैलेंस शीट में दिख रहा है संपत्ति, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, तो ये जो संपत्ति आपने इकाई से बोला सर इसके संबंध में कोई अंकेक्षण साक्ष्य, अब मेरी बात ध्यान सुनो, सोचिए वो सीधा रजिस्ट्री लेकर आ गया कि सर ये रजिस्ट्री, अभी जो रजिस्ट्री है ये अंकेक्षण साक्ष्य के तौर पे आपके सामने लाया गया है। इसको देखो, एक तो ये संबंधित है, संबंधित का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो अंकेक्षण साक्ष्य इसका उस मद यानी संपत्ति से सीधा संबंध है और गहरा संबंध है, उसी की तो रजिस्ट्री है। और क्या ये विश्वसनीय है या नहीं? बिल्कुल भाई साहब ये बहुत विश्वसनीय है, क्योंकि रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से ज्यादा विश्वसनीय तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तो क्या आपको इसके अलावा किसी अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता भी है? क्या आप सोच के बताएं एक बार। ये मतलब आपको इसके अलावा किसी अन्य अंकेक्षण साक्ष्य की अब आवश्यकता भी पड़ेगी क्या? यानी हमें जो पहला अंकेक्षण साक्ष्य मिला वही इतना संबंधित और विश्वसनीय था कि वो संबंधित भी है, विश्वसनीय तो मतलब उचित है, वही अंकेक्षण साक्ष्य इतना उचित था कि हमें अन्य किसी अंकेक्षण साक्ष्य की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी एक ही अंकेक्षण साक्ष्य क्या है, पर्याप्त है। सोचो अगर वो आपके सामने रजिस्ट्री लाने के बजाय एग्रीमेंट लिया था, आपने पूछा भाई इसके संबंध में कोई दस्तावेज हो कोई, तो जाके आपको लाके दे दिया उसने एग्रीमेंट कि भैया ये पकड़ो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, तो उसने एग्रीमेंट लाके दे दिया। अब ये एग्रीमेंट को मैं देख रहा हूं यार, मुझे ये संबंधित तो लग रहा है इस संपत्ति से, लेकिन मुझे ये विश्वसनीय नहीं लग रहा, क्योंकि एग्रीमेंट ही तो मैं कैसे विश्वास करूं, ये तो हो सकता है कोई फर्जी हो। आपने दोनों ने मिलकर बना लिया और नोटरी तो भाई साहब 100 रुपए में आपके डेथ वारंट पे साइन कर दे। मैं सही बताता हूं आपको, वैसे ये बात बोलनी नहीं चाहिए किसी भी पेशे के लिए, लेकिन कुछ नोटरी ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, पर कुछ नोटरी ऐसे हैं, नोटरी पब्लिक, जिनके पास आप जाओगे 100 200 500 रुपए दिया, आप जिस एग्रीमेंट पे साइन करा लो वो एग्रीमेंट पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। 200 की जगह 500 रुपए ले लिए और आप जहां बोलोगे साइन कर देंगे, ना तो ये देखेंगे तीन पार्टनर्स का पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना क्या चाहिए, नोटरी की जिम्मेदारी क्या है, जिस समय एग्रीमेंट पे साइन हो तो तीनों पार्टी वहां खड़ी हो, उनके पास अपने अपने एड्रेस आईडी प्रूफ हो, उसको वो मैच करे, उसके बाद और आपने उसको बोला जाके सर तीन एग्रीमेंट, और तीनों ही पार्टी नहीं गई, मैं चला गया मान लो, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना के मुझे दे दिया और मैं अब मैं वहां जा रहा हूं, मैं तो पार्टी भी नहीं हूं उस एग्रीमेंट में, फिर भी मेरे कहने पर वो रजिस्टर जो नोटरी वो साइन कर देते हैं। अब बताओ इस तरह के एग्रीमेंट पे क्या विश्वास किया जाए, इस एग्रीमेंट पर किस तरीके से विश्वास किया जाए, जरा सोच के देखो एक बार, है संभव? नहीं। तो यहां ये हमें समझना पड़ेगा, यदि कोई भी एग्रीमेंट अगर है, ध्यान देना जरा मेरी बात पर, यदि कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, किसी भी तरह का जो उसने हमें दिया, वो संबंधित हो सकता है पर वो उतना विश्वसनीय नहीं है। अब चूंकि वो संबंधित है पर विश्वसनीय नहीं है, तो मैं उसको उचित नहीं मान सकता। ठीक है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बिल्कुल ही काम करे, लेकिन उतना विश्वसनीय नहीं है। चूंकि वो संबंधित और विश्वसनीय नहीं है, या संबंधित है पर विश्वसनीय नहीं है, तो मेरे लिए वो उचित नहीं है। और चूंकि वो उचित नहीं है, तो फिर मुझे वो अंकेक्षण साक्ष्य के अलावा अन्य अंकेक्षण साक्ष्य भी लेने पड़ेंगे, यानी मैं ये मानूंगा कि ये अंकेक्षण साक्ष्य मेरे लिए पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, ये अंकेक्षण साक्ष्य मेरे लिए पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, ऐसा मेरे को मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो देखें, इसलिए हमने आपसे क्या कहा था ऊपर, जब हमने आपको पर्याप्तता पढ़ाया, कि वैसे तो अंकेक्षक ये निर्णय लेता है कि कोई भी अंकेक्षण साक्ष्य जो हमें मिल रहा है वो पर्याप्त है या नहीं, या किसी भी मद के संदर्भ में हमें कितने अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए, इसका निर्धारण अंकेक्षक करेगा, लाजमी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, अपना पेशेवर निर्णय लगाकर। लेकिन ये पेशेवर निर्णय इस बात पे भी निर्भर करता है, ये पेशेवर निर्णय इस बात पे भी निर्भर करता है कि उस मद के संदर्भ में जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें मिला वो कितना उचित है। अगर जितना उचित होगा उतने ही कम अंकेक्षण साक्ष्य लेने पड़ेंगे, कम उचित होगा ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे को लगता है कि शायद आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको दो तीन चीजें बताता हूं विश्वसनीयता और संबंधता के संदर्भ में। पहले संबंधता के संदर्भ में समझे, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई अंकेक्षण प्रक्रिया ऐसा साक्ष्य उपलब्ध करवाती है जो किसी एक मत के लिए उचित है पर अन्य मत के लिए बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसा होता है कि एक तरह की हमारे अंकेक्षण के दौरान हमारे पास बहुत सारी तरह की अंकेक्षण प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरह की, जिनका प्रयोग करके हम लोग अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। यानी हमारे पास अलग अलग तरह की कई अंकेक्षण प्रक्रियाएं होती हैं, और उन अंकेक्षण प्रक्रियाओं को लगाकर ही हम लोग अंकेक्षण साक्ष्य को सामान्य तौर पर प्राप्त करते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी अंकेक्षण प्रक्रिया से आपको काफी उचित अंकेक्षण साक्ष्य मिल जाए, तो यह भी हो सकता है कि किसी अंकेक्षण प्रक्रिया को लगाकर उसी अंकेक्षण प्रक्रिया को जब दूसरी मद के लिए लगाया उसमें नहीं मिला अंकेक्षण साक्ष्य, तो बिल्कुल हो सकता है। सामान्य तौर पे हर मद के लिए अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक जैसी अंकेक्षण प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती। समझा मेरी बात? यानी हो सकता है कि किसी मद के लिए जो आपने अंकेक्षण प्रक्रिया लगाई उससे आपको बहुत ही अच्छा संबंधित विश्वसनीय अंकेक्षण साक्ष्य मिल गया, पर आपने सोचा ये तो बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, इससे जो अंकेक्षण साक्ष्य मिलते हैं बड़ा अच्छा होता है, राइट?
तो हो सकता है कि जब आप उसी प्रक्रिया को आपने सोचा बढ़िया प्रक्रिया, तो दूसरी मद के लिए अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी आपने वही प्रक्रिया लगा दी, लेकिन उसके लिए नहीं मिला। तो एक अंकेक्षण प्रक्रिया से एक मद के संदर्भ में जो अंकेक्षण साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ उचित हो सकता है, पर वही प्रक्रिया लगाकर जब आप अन्य मद के लिए अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करेंगे तो हो सकता है कि वो उचित ना हो। दूसरा, किसी एक मद के लिए लगाई गई अंकेक्षण प्रक्रिया अन्य मद के संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए, ये भी संभव हो सकता है, आपको मिले ही ना। ठीक है, खैर ये तो मैंने दोनों बातें ऐसी बता दी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये याद रखना कि किसी भी जो है किसी भी मद के संदर्भ में जो अंकेक्षण साक्ष्य हमको प्राप्त करने होते हैं, संबंधित अंकेक्षण साक्ष्य जो हमें प्राप्त करने होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। संबंधित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंकेक्षक को अपना स्वयं का जो है वो लगाना पड़ता है। वो खुद ही देखेगा कि भैया ये संबंधित है या नहीं। अब उचितता के संदर्भ में बात करते हैं, ये जरा महत्वपूर्ण है। उचितता के संदर्भ में हमने अभी विश्वसनीयता के संबंध में हमने अभी आपको कहा कि किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य की उचितता उसकी संबंधता और विश्वसनीयता से आती है। यानी अगर वो अंकेक्षण साक्ष्य विश्वसनीय है और उस मद के साथ उसका प्रत्यक्ष तौर पे संबंध है, तो ये माना जा सकता है कि वो अंकेक्षण साक्ष्य उचित है। अब सवाल आता है विश्वसनीयता से आपका क्या संबंधता? तो देखो बड़ा सिंपल से, अगर उस मद के साथ, जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया, तो कोई कोई अंकेक्षण साक्ष्य किसी मद के साथ संबंधित है या नहीं, ये मालूम करना उतना मुश्किल काम नहीं होता। कोई अंकेक्षण साक्ष्य उसका किसी मद के साथ संबंध है या नहीं, ये मालूम करना मुश्किल काम नहीं है, वो देख के पता चल जाएगा। पर कोई अंकेक्षण साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, इसका हमारे पास कोई मापदंड भी नहीं है। किसी अंकेक्षण साक्ष्य की विश्वसनीयता को नापने के लिए कोई मापदंड नहीं होता। ये पूरी तरीके से अंकेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है उसको एक अंकेक्षण साक्ष्य किसी एक परिस्थिति में विश्वसनीय लगा, हो सकता है वही अंकेक्षण साक्ष्य उसको किसी अन्य परिस्थिति में विश्वसनीय ना लगे। क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। यानी एक अंकेक्षण साक्ष्य एक परिस्थिति में विश्वसनीय लग रहा है, दूसरे में नहीं लगा। तो किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य की विश्वसनीयता को जांचने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं होता। किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने का हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं। कोई अंकेक्षण साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, ये अंकेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। और अंकेक्षक के साक्ष्य की विश्वसनीयता साक्ष्य के स्रोत, उसकी प्रकृति, परिस्थितियों पर वह लिया गया के ऊपर लगाए गए आंतरिक नियंत्रण पर निर्भर करती है। अब कैसे अंकेक्षक निर्धारित करता है, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। देखो मैं यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंकेक्षक को अपने पेशेवर ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन सा साक्ष्य किस परिस्थिति में विश्वसनीय होगा। हम आपको कोई लिस्ट नहीं पढ़ाने वाले कि भैया इस अंकेक्षण साक्ष्य को विश्वसनीय मान लेना, इस मद के लिए ये अंकेक्षण साक्ष्य विश्वसनीय है, इस मद के लिए ये विश्वसनीय है, या इस परिस्थिति में ये पूरी तरीके से अंकेक्षक के अपने पेशेवर ज्ञान, अपने पेशेवर अनुभव के आधार पर निर्भर करता है। परंतु विश्वसनीयता के संबंध में कुछ सामान्य मान्यताएं हम आपको बता देते हैं जो कि प्रचलित हैं, जो कि सब लोग ये मानते हैं कि यार ये है। मतलब हम आपको फिर से बताता हूं, किसी भी अंकेक्षण साक्ष्य को विश्वसनीय मानना है या नहीं मानना, ये अंकेक्षक के अपने पेशेवर ज्ञान, पेशेवर अनुभव, पेशेवर जानकारी पर निर्भर करता है। उसका अपना पेशेवर ज्ञान, पेशेवर जानकारी, उसके अनुभव पर निर्भर करेगा कि अंकेक्षण साक्ष्य को विश्वसनीय मानना है या नहीं मानना। लेकिन हम कुछ प्रचलित मान्यताएं आपको बता रहे हैं जो सामान्य तौर पर काम आती हैं, जो कि सारे लोग इसको जो है एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये है। जैसे स्वतंत्र स्रोत से या बाहरी स्रोत से प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, लाजमी सी बात, ऊपर हमने पढ़ा भी था। परंतु यदि इकाई के आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ एवं प्रभावी है तो आंतरिक साक्ष्य जो प्राप्त होगा वो भी विश्वसनीय होगा। यानी सामान्य तौर पे बाहरी स्रोत से अगर कोई अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त होता है तो वो विश्वसनीय होता है। परंतु यदि इकाई का स्वयं का आंतरिक नियंत्रण बेहद अच्छा है तो वो भी अपने आप में, उससे भी जो आंतरिक आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे वो विश्वसनीय होंगे। जो साक्ष्य अंकेक्षक द्वारा स्वयं प्राप्त किए जाते हैं वे ज्यादा विश्वसनीय। लाजमी सी बात, एक तो इकाई मुझे उपलब्ध कराए और एक मैं खुद प्राप्त करूं, खुद लेने जाके लिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आपने जो विजुअल ऑडिट एविडेंस होते हैं, नहीं जो परिप्रेक्ष्य, जो क्या नाम है, प्रेक्षय अंकेक्षण साक्ष्य हैं, वो ज्यादा हमारे लिए विश्वसनीय होते हैं, स्वयं प्राप्त करें हमने। दस्तावेज के स्वरूप वाले साक्ष्य ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं मौखिक साक्ष्यों के संदर्भ के बजाय, क्योंकि मौखिक वाले की कोई विश्वसनीयता उतनी नहीं होती, लिखित वाले ज्यादा। मूल प्रति से प्राप्त साक्ष्य फोटोकॉपी से प्राप्त साक्ष्य के बजाय ज्यादा विश्वसनीय। अब देखो फोटोकॉपी तो फोटो, एक तो अमिताभ बच्चन सामने खड़ा है, एक अमिताभ बच्चन टीवी में, तो सामने वाला देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीवी वाले पे तो यार टीवी में है तो ठीक है जैसा है। तो जो अंकेक्षण साक्ष्य मूल प्रति में वो ज्यादा विश्वसनीय है।
जो अंकेक्षण साक्ष्य मूल प्रति में नहीं है, यानी जो फोटोकॉपी में, वो कम, बस इतना ही फर्क है। तो ये कुछ प्रचलित मान्यता है। अंततः तो ये बात निर्धारित रखिए अपने दिमाग में कि अंकेक्षक स्वयं का पेशेवर ज्ञान अनुभव लगाकर ही ये निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई अंकेक्षण साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं रुकेंगे और अगले लेक्चर में अंकेक्षण साक्ष्य के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।